वीकली एनसर्कलमेंट ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में खुशामदीद। आज की ये किस्त है, किस्त नंबर 3। पिछले कुछ रोज़ से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से। आज की वीडियो का आगाज़ हम करते हैं IMF और पाकिस्तान की डील जो 30 जून को हुई है। अब इस डील में पाकिस्तान को $3 बिलियन कर्ज मिलेगा। अब ये चीज़ है कि ये 2019 में होने वाली डील जो इमरान खान की गवर्नमेंट ने की थी, उसकी कंटिन्यूएशन नहीं है। उसका 9वां और 10वां रिव्यू रहता था, जिसके बाद पाकिस्तान को $2.5 मिलियन मिलने थे। इसी की वजह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जो कि जून के एंड पे ख़त्म होनी थी। इसी की वजह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अगर ये $2.5 मिलियन पाकिस्तान को ना मिले तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है। लेकिन अब हुआ कुछ यूँ है कि पाकिस्तान ने उसको स्किप किया और 9 माह के लिए एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तय किया, जिसके तहत पाकिस्तान को $3 बिलियन मिलेंगे। पाकिस्तान की हर्डल्स थी जो IMF से नेगोशिएशन जो 8 माह से जारी थी, उनमें ये थी कि पाकिस्तान को IMF फोर्स कर रहा था कि वो अपना टैक्स नेट इंक्रीज़ करे और उसके बाद अपने कर्टेलिंग करे अपने एक्सपेंसेस की, और इंपोर्ट्स को कम करे और एक्सपोर्ट्स के ऊपर वर्क करे। सो ये कुछ चल रहे थे, और इसके साथ एक मसला था कि IMF कहता था कि IMF जो पैसे देगा उसके अलावा पाकिस्तान को $5 बिलियन ज़्यादा चाहिए, जो उसको अपने दोस्तों से हासिल करने हैं। और वो यही कहता था कि पाकिस्तान पहले अपने दोस्तों से $5 बिलियन इकट्ठा करे, फिर हमारे पास आए, हम फिर पैसे देंगे। और पाकिस्तान कहता था कि पाकिस्तान को 5 नहीं बल्कि $3 बिलियन की ज़रूरत है। फिर आखिरकार कर आकर चाइना और सऊदी अरेबिया की मदद से ये पैसे इकट्ठे हुए, और उसके बाद IMF ने ये जुलाई के अंदर अब इशू कर देगा इस रकम को, $3 बिलियन। लेकिन रीसेंट कुछ वजूहत भी बनी हैं। रीसेंट कुछ वजूहत जो बनी है वो ये है कि डायरेक्ट टॉक्स की हैं IMF की हेड हैं जो, उनसे PM शहबाज शरीफ ने, और उसके बाद डेविड ब्लूम जो कि एक अहम नुमाइंदे हैं US गवर्नमेंट के पाकिस्तान में, उनके ज़रिए लॉबिंग की गई है अमेरिका में, ताकि इस डील को बनाया जा सके। पाकिस्तान ने फिर फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स भी की हैं कुछ, जैसे कि टैक्स नेट को इंक्रीज़ करने के लिए टैक्स अप्लाई करना, फिर इंपोर्ट के ऊपर बैन, फिर इंटरेस्ट रेट है जो पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन सतह पर 22% तक पहुँच चुका है। अब ये तो थे सारे मामलात। अब इसके बाद पाकिस्तान के लिए इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं? पाकिस्तान के इम्पैक्ट ये हैं कि सब जो रीसेंट इम्पैक्ट वो यही होगा कि पाकिस्तान के ऊपर से जो सिचुएशन है कि पाकिस्तान अभी डिफ़ॉल्ट किया, ये कम हो जाएगी। पाकिस्तान की जो मार्केट है उसके अंदर एक स्टेबिलिटी आएगी, चाहे थोड़े अर्से के लिए, लेकिन आएगी ज़रूर। और इन्वेस्टर का एतमाद बहाल होगा। उसके बाद पाकिस्तान, ये अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान का ये लास्ट IMF प्रोग्राम, तो ये नहीं होगा। बिकॉज पाकिस्तान इस सिचुएशन में है कि इसको अब 9 माह के बाद दोबारा से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज इन 9 मंथ यू कांट चेंज एनीथिंग। पाकिस्तान के पास हाल यही है, अपनी इकॉनमी को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाए, टेक्नोलॉजी पे काम करे और अपने जो एक्सपेंडिचर हैं वो कम करे, और देखते हैं कि आने वाले साल में ये कहाँ पर चलता है। अब नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो इस हफ्ते की, वो है SCO का समिट जो 4 जुलाई 2023 को वर्चुअली इंडिया ने होस्ट किया। अब SCO एक यूरेशियन ब्लॉक है जिसके अंदर, जो 2001 में बना था, जिसमें चाइना, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान 6 ममालिक थे। फिर पाकिस्तान और इंडिया ने इकट्ठे ज्वाइन किया। अब इसको जो ये समिट हुआ है उसके अंदर ज्वाइन किया है ईरान ने। अब वाई वर्चुअल? अब कोरोना पेंडेमिक नहीं है तो फिर ये वर्चुअल क्यों हो रहा है? उसके 3 मेन रीज़न है। एक है पुतिन। अब आपको पता है कि जिस दिन ये विज़िट हुआ, यानी कि 4 जुलाई को, उससे 2 हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी विज़िट पर थे। स्टेट लेवल विज़िट था उनका अमेरिका का। अब अमेरिका ने पाबंदी लगाई है रशिया पर, यूक्रेन की वजह से, और डेफिनेटली पुतिन पर भी। तो इसकी वजह से इंडिया नहीं था चाहता कि पुतिन को पर्सनली बुलाकर अमेरिका को नाराज़ किया जाए। दूसरी वजह पाकिस्तान। अब जबकि पाकिस्तान के और इंडिया का हालात हमेशा की तरह ख़राब है, और लास्ट मंथ आई गेस मई के स्टार्ट में एक विज़िट किया था फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने, तब भी काफ़ी गर्मा-गर्म हालात थे। तो इस वजह से उन्होंने इस चीज़ को अवॉइड किया, बिकॉज आगे इलेक्शन आ रहे हैं और मोदी कोई भी ऐसा इकदाम नहीं करना चाहते जो उनकी बीजेपी स्ट्रॉन्ग होल्ड, जो उनका नेशनलिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट होल्ड है, उसको डिसपॉइंट करें। उसके बाद चाइना के साथ जो LAC, लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल के ऊपर जो है इनके इश्यूज़ हैं, उनकी वजह से ये चाइना से भी इतने नहीं थे। तो फिर इन्होंने क्या किया कि एक वर्चुअल समिट किया जाए बनिस्बत इसके कि आप सबको फिजिकली बुलाएं। अच्छा, अब इसके ऊपर डिस्कशंस क्या हुई, इस समिट के अंदर डिस्कशंस क्या हुई? अब डिस्कशन जो हुई वो ये थी कि जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसके मुताबिक कि शी जिनपिंग और पुतिन, दोनों प्रेसिडेंट चाइना और रशिया के, उन्होंने कहा कि ट्रेड को इन्हेंस किया जाए और लोकल करेंसी में किया जाए। और इन्होंने साथ SCO ने कहा है कि हम किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, ब्लॉक पॉलिटिक्स से हम दूर हैं, जैसे कोल्ड वॉर में होती थी।
लेकिन हम मल्टीपोलरिटी की तरफ काम करेंगे, यानी कि वर्ल्ड विल बी मल्टीपोलर। जहाँ पे ताकत का सर चश्मा है, जैसे अब यूनिपोलर है अमेरिका, वैसे नहीं होगा, डिफरेंट ताकत के सर चश्मे होंगे। फिर अफगानिस्तान पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि दे हैव सीरियस कंसर्न अबाउट अफगान वुमेन स्पेशली। उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान का हाल इसी चीज़ में है कि वो एक ऐसी गवर्नमेंट तश्कील दें जो इंक्लूसिव हो, यानी कि हर फैक्शन को उसने ऐड किया हो, चाहे हज़ारा हो, चाहे ताजिक हो या पख्तून हो। उसके बाद ये तो सारे थे इम्पैक्ट। और एक और चीज़ के बेलारूस ने मेमोरेंडम साइन किया है जिसके मुताबिक वो 2024 में मेंबर बन जाएगा SCO का। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि SCO के स्टैंप पे हैं 9 मेंबर, जिनमें से 8 ने अप्रूव किया है BRI को। इंडिया ने इसको अप्रूव नहीं किया, उसकी वजह है गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर। इंडिया कहता है कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान है और आज़ाद कश्मीर ये इंडिया का हिस्सा है, जिसको पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्युपाइड किया है, जिस वजह से वो ये टेरिटोरियल सॉवरेनिटी के अगेंस्ट है, इसलिए हम BRI को एक्सेप्ट नहीं करते। सो ये थे डिस्कशन सारी। अब इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं? इम्पैक्ट ये हैं, इट विल इंक्रीज चाइनीज़ इन्फ्लुएंस। डेफिनेटली हम नज़र आ रहा है चाइना अपना इन्फ्लुएंस दिन ब दिन इंक्रीज़ कर रहा है अगेंस्ट US, सो इट्स अ स्टेप अहेड। अब बेलारूस और ईरान के ज्वाइन करने का मतलब ये है कि ये एक ब्लॉक बनता जा रहा है जो कि एंटी वेस्ट लाइन को टो करता है। मतलब आप देखें, आपके पास चाइना, रशिया, ईरान, देन बेलारूस और पाकिस्तान इज़ अ मिक्स सिचुएशन। और जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वो डेफिनेटली वो लाइन टो करती हैं जो कि रशिया या क्रेमलिन उनको कहता है। सो इट्स सम सॉर्ट ऑफ अ ब्लॉक जो कि एंटी अमेरिका और एंटी वेस्ट है। सो ये देखने वाली बात। इसमें एक और चीज़ है कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इंक्रीज़ हो रहा है। चाइनीज़ इन्फ्लुएंस कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी मिसाल ये है कि चाइना ने 8 ममालिक ने BRI को सपोर्ट किया सिवाय इंडिया के। ये चाइनीज़ इन्फ्लुएंस के इंक्रीज़ होने की मिसाल है। और बेलारूस जो कि रशिया का बहुत करीबी दोस्त है, और जैसे हम सब जानते हैं कि उनकी कितनी क्लोजनेस है। अभी जो म्यूटिनी का सिलसिला शुरू हुआ था उसको भी हैंडल किया बेलारूस के प्रेसिडेंट ने। सो वो नेक्स्ट ईयर ज्वाइन कर रहा है, तो मतलब यानी कि चाइनीज़ और रशियन इन्फ्लुएंस इंक्रीज़ हो रहा है। अब इसके इम्पैक्ट्स जो इंडियन ले रहे हैं वो ये है कि अपने आप को ग्लोबल पावर पोर्ट्रे करेंगे। ग्लोबल पावर इस तरह करेंगे बिकॉज कुछ सितंबर में यहाँ से कुछ अर्सा बाद इन्होंने G20 का समिट हेड किया। उसके बाद अब ये इन्होंने SCO की कॉन्फ्रेंस की है। तो इससे ये ग्लोबल लेवल पर ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम एक ग्लोबल पावर हैं, ग्लोबल नहीं तो एटलीस्ट रीजनल पावर है। क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे जब इलेक्शन आएंगे तो मोदी साहब जब अपनी कंपेन करेंगे तो उसमें ये बताएंगे कि भाई देखो मैंने इंडिया को एक ग्लोबल पावर बना दिया है। तो ये था SCO के इम्पैक्ट सारे। अब बात करते हैं एक और न्यूज़ पे, वो है स्वीडन का ज्वाइन करना नेटो को। तैयब एर्दोगान ने मंडे को यानी कि आज के रोज़ जब वो लिथुआनिया नेटो का समिट हो रहा है 11-12 को लिथुआनिया में, बाल्टिक स्टेट है एक, तो उसके लिए रवानगी से पहले उन्होंने कहा था कि अगर यूरोपियन यूनियन हमारे लिए दरवाजे खोले अपने, यानी कि यूरोपियन यूनियन के अंदर तुर्की को एंट्री दी जाए, तुर्किया को, तो नेटो के अंदर एंट्री जो है स्वीडन के आसान हो जाएगी। ये बात याद रखी जाए कि नेटो का कानून है कि कोई भी मुल्क अगर नहीं राज़ी किसी नए मुल्क को ऐड करने में, तो वो उस वक्त तक ऐड नहीं होगा वो मुल्क जब तक वो मुल्क राज़ी ना हो जाए। यानी कि इस वक्त 31 मेंबर हैं नेटो के, तो वो 31 के 31 जब तक राज़ी नहीं होंगे तो नया मेंबर ऐड नहीं हो सकता। और जो स्वीडन से मुतल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तुर्किया के, वो ये हैं कि वो कहते हैं कि ये PKK एक ग्रुप है कुर्दिश बागियों का, इनको टेररिस्ट डिक्लेयर करते हैं, उनको सपोर्ट करता है। और फिर उनके कुछ लीडर असाइलम में हैं उधर स्वीडन में, तो वो कहते हैं तुर्किया कहता है कि आप स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन इनको वापस करें, और इसके अलावा जो आर्म बैन है स्वीडन ने लगाया हुआ है उसको लिफ्ट करें। इसके बाद जो एक और चीज़ है, EU के क्या कंसर्न है तुर्किया के एंटर होने में। तुर्किया ने अप्लाई किया था 1987 में पहली दफ़ा EU के लिए, लेकिन अभी तक उसको ऐड नहीं किया गया। EU के कंसर्न कुछ इस तरह है कि उनको सबसे बड़ा इशू है ह्यूमन राइट्स का इशू, और उसके बाद इशू है डेमोक्रेसी का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। बिकॉज जो तैयब एर्दोगान है वो थोड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड से तुर्किया को रूल कर रहे हैं, इस वजह से ये मसले हैं। दूसरी बात ये है कि इकॉनमी बहुत ख़राब है इनकी तुर्किया की, और यूरोपियन यूनियन उसी को ऐड करता है जिसकी इकॉनमी अच्छी हो। उसके बाद तैयब एर्दोगान खुद इनका मसला है, और वो एक ऐसी पॉलिसी लेके चलते हैं, स्पेशली फॉरेन पॉलिसी, जो दोनों ब्लॉक रशिया और US यानी वेस्ट को साथ लेकर चले। और एक सबसे बड़ा मसला है रिफ्यूजीज़ का। रिफ्यूजीज़ जो हैं वो तुर्किया से एंटर होते हैं और देन पूरे यूरोप में जाते हैं। अगर यूरोपियन यूनियन में तुर्किया को एंटर किया जाएगा तो उनको शेंजन वीज़ा मिल जाएगा। शेंजन वीज़ा अलाउ करता है कि किसी भी मेंबर को यानी यूरोपियन यूनियन के कि वो पूरे ममालिक में फिर सके। सो इस वजह से ये होगा कि जब वो रिफ्यूजीज़ आएंगे तो वो पूरे यूरोप में फैल जाएंगे, और आगे ही यूरोप रिफ्यूजी क्राइसिस में काफ़ी तौर पर घिरा हुआ है। तो ये थी आज पिछले कुछ दिनों की इंपॉर्टेंट न्यूज़। सो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।